हम वहाँ पर गए थे, अहमद पटेल से हमारी मुलाकात हुई थी और अहमद पटेल से दंगों के बारे में तीस्ता से तलवार की बहुत काफ़ी देर तक बातचीत चर्चा चलती रही और बातचीत होती रही। अहमद पटेल ने उस समय ये कहा कि आपको फंड की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे हमारी तरफ से और आपको जितना भी पैसा चाहिए हम उतना उस वक्त पैसा आपको मुहैया कराएंगे। तो तीस्ता से तलवार ने ये कहा कि मुझे अभी फिल वक्त मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मुझे फिल वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर अभी से हमने इस केसों को मजबूत किया तो आगे हम देर तक लड़ सकेंगे और आपके काम आ सकेंगे। वो पैसे जो है वो तीस्ता से तलवार को इसी तरह से चेक करके और बैग उनके हवाले कर दिया गया था। इस तरह से 30 लाख रुपया जो है वह कैश की सूरत में तीस्ता से तलवार तक पहुंचा। और अभी मुझे खतरा है और क्योंकि तीस्ता से तलवार का ताल्लुक जो है ना तो वो इस्लामिक संगठन जैसे कि जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी है और जितने भी संगठन जो कट्टर मुस्लिम जो हैं वो उन सारे कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों से तो मुझे अब बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। एसआईटी ने अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट में एफिडेविट किया है और जिसमें बताया गया है कि तीस्ता से तलवार एंड कंपनी जो है वो अहमद पटेल से मिली हुई थी। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में खुद एक समय तीस्ता से तलवार के साथी रहने वाले और उसके बाद में तीस्ता से तलवार की पोल जो खोलने वाले रईस खान जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। रईस खान जी, टाइम्स नाउ नवभारत में आपका स्वागत है और सीधा मेरा सवाल है, एसआईटी ने एफिडेविट किया कोर्ट के अंदर, जमानत का विरोध किया है, क्या ये मसला था? क्या अहमद पटेल के साथ में मुलाकात, क्या आप उस समय मौजूद थे तीस्ता से तलवार के साथ में? अहमद पटेल से हमारी मुलाकात जो है वो 2002 में दंगों के कुछ दिनों बाद ही हुई थी। सर्किट हाउस शाही बाग के अंदर जो पुराना सर्किट हाउस है उसमें मुलाकात हुई थी। हम वहाँ पर गए थे, अहमद पटेल से हमारी मुलाकात हुई थी और अहमद पटेल से दंगों के बारे में तीस्ता से तलवार की बहुत काफ़ी देर तक बातचीत चर्चा चलती रही और बातचीत होती रही। आगे फिर ये तय हुआ कि भाई आगे जो है वो इसको काम को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसमें काम को आगे बढ़ाने में सबसे पहली बात जो है वो ज़रूरत है पैसों की और पैसा अगर नहीं है तो काम को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अहमद पटेल ने ये कहा कि ये बड़े बड़े जितने भी दंगे हुए हैं जैसे कि नरोडा पाटिया है, नरोडा गांव है, गुलबर्ग सोसाइटी है, बेस्ट बेकरी है, जो चर्चित हैं बहुत ज़्यादा, इसे सरदारपुर है और बहुत सारे, तो गोधरा कांड के जो भी जितने भी बड़े बड़े दंगे हुए हैं उनको अगर हम ऊपर लेकर आते हैं और उसके बारे में अगर हम प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं तो इसमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैसे हमें अगर नहीं मिल सके तो हम इसको आगे कर नहीं पाएंगे। तो अहमद पटेल ने उस समय ये कहा कि आपको फंड की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे हमारी तरफ से और आपको जितना भी पैसा चाहिए हम उतना उस वक्त पैसा आपको मुहैया कराएंगे। तो तीस्ता से तलवार ने ये कहा कि मुझे अभी फिल वक्त मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मुझे फिल वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर अभी से हमने इस केसों को मजबूत किया तो आगे हम देर तक लड़ सकेंगे और आपके काम आ सकेंगे। तो अहमद पटेल ने कहा, अपने एक सहयोगी को बुलाया और बुलाने के बाद में उससे कहा कि अभी आप कितने पैसों का बंदोबस्त कर सकते हो? तो उन्होंने ये कहा कि मैं अभी 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकता हूँ और कितनी देर में कर सकते हो? उन्होंने कुछ ही देर में पैसे कहा कि आपको मुहैया करा देंगे। कुछ देर बाद ही वो जो सज्जन जिनसे बात हुई थी उनका नाम नरेंद्र ब्रह्मभट्ट था और वो होटल एसोसिएशन के चेयरमैन थे और वो पैसा लेकर आ गए। 5 लाख रुपए एक कपड़े की थैली में थे और अखबार में जो न्यूज़पेपर होता है उसमें लिपटे हुए थे और 5 लाख रुपए उन्होंने अहमद पटेल की तरफ बढ़ाया। अहमद पटेल ने वो पैसा तीस्ता से तलवार की तरफ बढ़ा दिया। तीस्ता से तलवार ने मुझे इशारा किया कि इसको खोल के देखो। मैंने खोल के देखा और उसको चेक करा, वो 5 लाख रुपए थे और वो उसी तरह से कागज़ में लपेट के और थैली में डाल के तीस्ता से तलवार को पहली खेप दे दी गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि और पैसों का इंतज़ाम कब तक और कितने दिनों में होगा? तो वो फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हम पैसों का इंतज़ाम कर देंगे। तो उन्होंने कहा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हालात इस वक्त जो है ना वो अच्छे नहीं है, पैसों को मुहैया करने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर हो रही, लेकिन हम कर देंगे। उन्होंने 25 लाख रुपए का 2-3 दिन के बाद में बंदोबस्त करा, वहीं पर ही शाही बाग के अंदर, वहीं अहमद पटेल के सामने उसी जगह पर 25 लाख रुपए एक बैग के अंदर आया और उनको दिए गए। वो पैसे जो है वो तीस्ता से तलवार को इसी तरह से चेक करके और बैग उनके हवाले कर दिया गया था। इस तरह से 30 लाख रुपया जो है वह कैश की सूरत में तीस्ता से तलवार तक पहुंचा। जी 30 लाख रुपए,
क्या बातें होती थी अहमद पटेल और तिस्ता के बीच में, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद रहते थे? क्या कहा जाता था? क्या प्रोपेगेंडा चलाना है? प्रोपेगेंडा बस एक ही चलता था कि किसी भी तरह से जो है वो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये डैमेज करो, और किसी भी तरह से जो है वो इस तरह से एफिडेविट तैयार करो कि एफिडेविट के आधार के ऊपर जो है वो उन्होंने कई रिटायर्ड जजेस को भी अपने साथ में शामिल किया हुआ था तिस्ता सेतलवाद ने, और काफ़ी बड़ा प्रोपेगेंडा इस बारे में किया हुआ था, क्योंकि उनको दो मंशा थी। एक तरफ तो ये था कि बढ़ा चढ़ा के गुजरात राज्य को बदनाम करना, और दूसरी तरफ वो फंड मुहैया इकट्ठा करना। तो दोनों चीज़ें उनकी चल रही थी, और गुजरात सरकार को बदनाम भी कर रही थी और फंड इकट्ठा कर रही थी, लेकिन विक्टिमों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा था, और विक्टिमों तक वो पैसा आज तक नहीं पहुंचा है। ये गुजरात सरकार को बदनाम करने की बात, बार बार यही चीज़ें आती हैं कि अहमद पटेल क्यों ये करना चाहते थे? इसमें क्या कांग्रेस के कोई और नेता का डायरेक्शन भी रहता था? दिल्ली से कोई हाईकमांड की तरफ से कोई सूचना रहती थी तिस्ता के साथ में? देखिए, ऐसा है कि हम अहमद पटेल से जब पहली बार मिले और दूसरी बार जब मिले तब तो ये बात अहमद पटेल ही कहते थे, लेकिन हम जब कुछ विक्टिमों को लेकर 40 विक्टिमों को लेकर दिल्ली बस पे गए थे, और जब हम पहली बार वहाँ पर सोनिया गांधी से मिले तो सोनिया गांधी की भी ज़ुबान से यही निकला था जो अहमद पटेल की ज़ुबान से निकल रहा था कि आप इतना इन केसों को उछालिए और इतना इस तरह से आप प्रोपेगेंडा कीजिए कि ये जो गुजरात सरकार जो है वो गिर जाए, और किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो FIR हो जाए और वो रिज़ाइन करें और उनके ऊपर मुकदमा चले और वो जेल जाएं। और इससे जो बड़ा फ़ायदा उनको ये उठाना था कि वो उसका प्रोपेगेंडा इतनी बड़ी तेज़ी से कर रही थी, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को भी वो यूज़ कर रही थी तिस्ता सेतलवाद, ताकि आने वाले समय में जो सरकार बीजेपी उस वक्त सत्ता में थी उसको सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाने के लिए, और वो अपने प्रयासों में कामयाब भी हुई। उन्होंने जो भी कोशिशें की बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को गुजरात को बदनाम करने में, उसमें वो सफल रही, और बाद में इलेक्शन हुआ और उसमें जो है वो कांग्रेस की सरकार आ गई, और कांग्रेस की सरकार आ जाने के बाद में तिस्ता सेतलवाद का कद कांग्रेस के अंदर बहुत ऊंचा हो गया और उसमें उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन विक्टिमों को फिर भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। पूरे का पूरा फ़ायदा तिस्ता सेतलवाद को हुआ, उसमें उनको पद्मश्री भी मिला, और उनको देश विदेश यात्रा करने के लिए और फंडिंग इकट्ठा करने के बहुत सारे मौके जो थे वो कांग्रेस सरकार ने दिए, और उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। रिजवान जी, पद्मश्री जैसा अवार्ड तिस्ता को कितनी समय में मिल गया? क्यों मिला? इसका पीछे का कारण क्या? देखिए, हम तो सीधा सीधा यही समझते हैं, और उस वक्त ही हमारी समझ में ये आया था कि गुजरात दंगों के अंदर जो है वो और भी लोग काम कर रहे थे, और भी संस्थाएं काम कर रही थी, और भी NGO काम कर रहे थे। जिस तरह से तिस्ता ने गुजरात को बदनाम करने और बीजेपी को बदनाम करने का उन्होंने जो बेड़ा उठाया था, और उसमें उनको जो कामयाबी मिली, और उन्होंने पूरी तरह से जो है वो बीजेपी को बदनाम करा और बीजेपी को सत्ता से बाहर करके और कांग्रेस की सरकार लाई, इसके इनाम में उनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला। मैं जहाँ तक समझता हूँ यही वजह होगी, और इसका जो है भरपूर लाभ जो है वो तिस्ता सेतलवाद ने उठाया है, और आखिरी टाइम तक जब तक कांग्रेस की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में रही उसका भरपूर वो फ़ायदा उठाती है। एक सवाल ये भी होता है, क्या कुछ और भी मंशा थी तिस्ता की? सांसद बनना चाहती थी, मंत्री बनना चाहती थी, क्या और मंशा थी उनकी? देखिए, मंशा उनकी सबसे बड़ी यही थी कि उनको आश्वासन शायद दिलाया गया था कि हम राज्यसभा आपको भेजेंगे। किसने आश्वासन दिलाया? ये अहमद पटेल ने उनको आश्वासन दिलाया था उस वक्त, और शायद सोनिया गांधी ने भी उनको कहा ही होगा, लेकिन सोनिया गांधी ने उनको कहा, ये मेरे सामने की बात नहीं, लेकिन अहमद पटेल को उन्होंने मेरे सामने फ़ोन पर बात की जब राज्यसभा के अंदर जावेद अख्तर का जाने का तय हुआ। तब इन्होंने बहुत गुस्से में अहमद पटेल को फ़ोन किया था कि ये मियाँ बीवी दोनों यही क्या राज्यसभा में रहेंगे और किसी का उस पर हक नहीं है। मैं इतने जो प्रयास कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैंने इतना अपने आप को जान जोखिम में डाला, इतना सब कुछ किया मैंने, और आपको सत्ता में वापस लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे भेजने के बजाय आप जावेद अख्तर को भेज रहे हैं, और मैं इसके बारे में सोनिया गांधी से बात करूंगी, और मैं इस जो है ये जो अहमद पटेल को जो अभी राज्यसभा भेजा जा रहा है, मैं इसका सख्त विरोध कर रही हूँ, और ये मेरा हक है, और मेरा हक मार के अगर अगर जावेद अख्तर को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है तो ये गलत है, मैं सोनिया गांधी से बात करूंगी। उन्होंने उसके बाद में सोनिया गांधी से बात की या नहीं की, मेरे सामने अहमद पटेल से ज़रूर बात की थी।
अहमद पटेल क्या इस तरह के पर्दे के पीछे रोल में थे? क्या वो तीस्ता को और क्या चीज़ें आपको जो ध्यान में हो कि क्या चीज़ें वो करते थे कि ये एफिडेविट की हम बात करें, गलत एफिडेविट करना जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, क्या और डायरेक्शन रहता था अहमद पटेल का? देखिए, अहमद पटेल वही करते थे जो उनसे सोनिया गांधी कहती थी, और सोनिया गांधी के वो मुख्य सलाहकार थे उस वक्त के। और अहमद पटेल जो है वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, और उस वक्त जो बीजेपी की सरकार थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको बेदखल करने के लिए उन्होंने जो भी षड्यंत्र किए होंगे तिस्ता सेतलवाद के साथ में, वो पर्दे के पीछे रहे, और तिस्ता सेतलवाद जो है वो पर्दे के ऊपर रही। और उसने जो भी जिस तरह से भी बीजेपी को बदनाम करने के प्रयास किए थे, उसमें उसको सफलता ये मिली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो बीजेपी की सरकार चली गई थी और कांग्रेस की सरकार आ गई, तो ये उनकी बड़ी एक जीत थी। एसआईटी में क्या क्या आप जवाब देंगे? एसआईटी में जाएंगे, एसआईटी बुलाएगी, आपको सवाल जवाब होंगे और भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, कुछ आप? देखिए, मैं एसआईटी ज़रूर जाऊंगा, एसआईटी में सच का सामना ज़रूर करूंगा। इससे पहले भी मैं एसआईटी में जो गुजरात दंगों के ऊपर एसआईटी बनी थी, मैं उसका भी सामना कर चुका हूँ, वहाँ भी जा चुका हूँ, वहाँ पर भी जो सच्चाई थी वो बयान कर चुका हूँ। और ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं एसआईटी के सामने उस वक्त गांधीनगर में भी कर चुका हूँ, और श्री नानावती शाह कमीशन के अंदर भी ये सारी बातें कर चुका हूँ। और मैंने अपनी कंप्लेंट जो की हैं 2008 से, उसमें भी सारी ये बातें कर चुका हूँ, और अपनी एफिडेविट में भी ये सारी बातें कर चुका हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल रईस खान जी, इतना सब कुछ हुआ, इतनी सारी चीज़ें, आपकी लंबी लड़ाई, तीस्ता का आपने पूरा पोल खोल दिया, क्या कोई डर है, कोई धमकी, कोई किसी तरह से आपको डर लगता है कि आप पे कोई हमला कर सकता है या कुछ हो सकता, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या? कोई धमकी या मिली? देखिए, जब तिस्ता सेतलवाद से मैं अलग हुआ हूँ और 2008 से मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिली हैं, बहुत सारी धमकियाँ जब मिली, जान से मार डालने की धमकियाँ मिली, बहुत सारी धमकियाँ जब मिली, तो मैंने उसकी सारी शिकायत रखियाल पुलिस स्टेशन में भी की और लिखकर क्राइम ब्रांच में और कमिश्नर ऑफिस अहमदाबाद को भी दी है। और अब जो ये चल रहा है, क्योंकि तिस्ता सेतलवाद जो है वो एक ऐसी औरत है कि जिसका ताल्लुक जो है, जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँ कि उनके साथ में श्री आर बी श्री कुमार साहब जो हैं, जो एडिशनल डीजी रह चुके हैं और फिर बाद में वो डीजी होकर रिटायर हुए हैं, उन्होंने उस वक्त 2010 में मुझे ये बात कही थी कि तिस्ता सेतलवाद जो है वो बहुत ही जो है वो शक्तिशाली महिला है, और आप उसके विरोध में मत जाओ, आप उसके विरोध में अगर जाओगे तो मुस्लिम आतंकवादी संगठन आपको मार डालेंगे। तो ये धमकी मुझे तो उस वक्त उन्होंने श्री आर बी श्री कुमार के थ्रू हमको दिलवा दी थी, जिसकी हमने सूचना जो है वो क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को दी थी, उसकी एक रिकॉर्डिंग सीडी भी दी थी। और अब भी मुझे खतरा है, और क्योंकि तिस्ता सेतलवाद का ताल्लुक जो है ना, तो वो इस्लामिक संगठन जैसे कि जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी है, और जितने भी संगठन जो कट्टर मुस्लिम जो हैं वो उन सारे कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों से तो मुझे अब बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। और तिस्ता सेतलवाद में बीच में बहुत कोशिशें करी, जो मुझे CI सब का प्रोटेक्शन मुझे प्रोवाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको हटवाने की पूरी कोशिशें की गई, हटाने की, और वो किसी तरह से अभी तक नहीं हटा, मेरे साथ में है, अभी भी सिक्योरिटी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान को अब और ज़्यादा खतरा बढ़ गया, क्योंकि ये जितने भी कट्टरपंथी लोग जो हैं वो तिस्ता सेतलवाद के फेवर में खुले आम आ चुके हैं और खुल के आए और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे अब और अपनी जान का खतरा लग रहा है। अब किस वक्त क्या मेरे साथ में हो जाएगा, कब मुझे जो है वो नुकसान पहुंचेगा, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, मेरा थ्रेट बढ़ गया है, और मुझे बहुत सारी धमकियां, जब से तिस्ता सेतलवाद अरेस्ट हुई हैं, बहुत सारी धमकियां आती रहती हैं, और मैं उसकी शिकायत अभी जा रहा हूं, और जाके मैं SIT के अंदर ज़रूर करूँगा।